हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 7वें चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उनको बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। आपको बता दें बच्चों, ये जो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और वो भी खास तौर पर न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि बच्चों इसमें एक न्यूमेरिकल 5 नंबर का हर एक सेट में होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो अथवा में से इसमें से एक टॉपिक तो जरूर ही रहता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है 5 नंबर का इस चैप्टर में से। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अभी तक बच्चों जो हम पढ़ते चले आए हैं वो हमने डीसी के बारे में पढ़ा है, ठीक, यानी दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। लेकिन ये जो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों की प्रत्यावर्ती धारा है क्या। बहुत ही शानदार ये सेशन है रसगुल्लों, कंप्लीट देख लेना, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है और ये वीडियो यूं समझिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण है। हम फालतू चीजों को, फालतू क्या बच्चों, मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, फालतू तो नहीं कह सकते क्योंकि हर एक टॉपिक मतलब भाई कुछ ना कुछ हमें सिखा के ही जाता है, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम के नजरिए से है, हम हर एक टॉपिक को उस तरह से डीपली नहीं देख सकते हैं। बस अपने को वही देखना है जो बोर्ड एग्जाम में आए। और हम पिछले बच्चों 5 से 7 सालों से भाई ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो भाई पता हो ही जाता है कि कौन सा टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं बेहद शानदार तरीके से प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा है क्या। ध्यान से आप इसको समझना, एक बार समझ गए तो बच्चों ये पूरा का पूरा चैप्टर ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि ये जो अक्ष है एक्स अक्ष, ये क्या है, टाइम यानी समय को बता रहा है, ठीक है बच्चों, ये समय को, ठीक, यानी टी को दर्शा रहा है। और इधर जो है ये क्या है, ये आपके वोल्टता या धारा को बताता है, ठीक। तो हमने क्या बताया कि भाई प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या बताया बच्चों, परिभाषा देखिए, वह धारा जिसका परिमाण, परिमाण बोले तो उसका जो कुछ न कुछ वैल्यू, और जिसकी दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। जैसे बच्चों ये धारा, ठीक, ये धारा। अब अगर इसमें हम देखेंगे बच्चों ध्यान से, एक मिनट इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, यहां धारा, यानी ये आप मान लेते हैं कि भाई O है, बिंदु O इसको दे देते हैं, ठीक। तो धारा किसी समय मान लेते हैं कि ये 0 से स्टार्ट होकर के भाई ये धारा कहां तक, एक शिखर मान तक, एक पीक, एक चोटी तक पहुंच रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो होगा धनात्मक होगा, और ये धारा का आधा चक्र कहा जाता है बच्चों। फिर यहां से फिर यहां तक आए हैं तो ये क्या है, धारा का ये भाई यहां पर समझिए, यूं समझिए 0 हो गया, फिर उसके बाद निम्नतम माना गया और ये इसको ऋणात्मक चक्र बोला जाता है। तो ये एक आधा चक्र है और ये एक आधा चक्र। इस तरह से बच्चों ये दोनों मिला करके आपके यहां से इनको बोला जाता है बच्चों एक पूरा चक्र, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, एक चक्र, ठीक, एक पूर्ण चक्र कहा जाता है, यानी ये यहां से लेकर के यहां तक का पूरा। इतना समझ में आया। अगर हम देखें इसमें तो भाई ये हमने बताया कि धारा या फिर वोल्टता, कोई भी आप मानो, ये यहां से बढ़कर के एक शिखर मान तक गई है, फिर उसके बाद इसका मान कम हो रहा है, ठीक, फिर एक न्यूनतम मान तक आई है, फिर उसके बाद फिर इसी तरह से ऊपर नीचे लगा रहेगा। तो यहां से हमें यह देखने को मिला बच्चों कि इसमें धारा या फिर वोल्टता के मान में परिवर्तन हो रहा है और साथ ही साथ इसकी दिशा भी बदल रही है। भाई ये जब धारा जा रही तो समझिए ऊपर की दिशा, यहाँ इधर दिशा है, ये फिर नीचे की ओर, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं बच्चों, वह धारा, ठीक है ना, जिसका परिमाण, परिमाण का मतलब कोई क्वांटिटी, यानी हम मान लेते हैं कि उसका मान, ठीक है ना, जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में, आवर्ती का मतलब बच्चों ये बार बार वही क्रम आएगा, ऐसे नहीं खत्म हो जाएगा, मतलब ये बार बार वही चक्र ऐसे
चलता रहेगा। तो ये देख सकते हैं कि ये जो धारा है लगातार इसका मान बदल रहा है। भाई एक समय धनात्मक है तो ऋणात्मक, फिर धनात्मक है फिर ऋणात्मक, यानी कहने का मतलब ये उच्चतम धारा फिर निम्नतम, उच्चतम निम्नतम, जीरो, इस तरह से इसे लगा रहेगा। तो वही कह रहा है कि ऐसी धारा जिसका परिमाण और जिसकी दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में, आवर्ती का मतलब बार बार वही दोहराना, ठीक, आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं, ऐसी धारा को बच्चों कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए बच्चों जो फार्मूला होता है गौर से समझिएगा। ठीक, अब हम जो लिखेंगे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो समीकरण होता है वो होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, कॉस के फॉर्म में भी होता है, लेकिन ये जो I यानी साइन के फॉर्म में है, तो वो साइन क्या है बच्चों हमें पता है, इसका ग्राफ यानी 0 से शुरू होता है, इसलिए हम साइन रखे हैं। कॉस वाले का 1 से शुरू होता है, इतना तो भाई आपको पता ही होगा। तो ये हो जाता है प्रत्यावर्ती धारा का। इसी तरह से हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए अगर निकालेंगे बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है ना, या वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए या वोल्टता के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तब ये फार्मूला हो जाएगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, आपका समीकरण हो जाता है, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है बच्चों, और ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण है। बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बस इतना याद रखिए। क्लियर हो गया? चलिए अब देख लेते हैं, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे धारा या फिर वोल्टता का शिखर मान क्या है, साथ ही आवर्तकाल किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं, कला किसे कहते हैं, ये सब चीज जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के मदद से बच्चों हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का निपटारा करते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए रसगुल्लो माइंड में। अच्छे से समझ जाइए कि ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं, ऐसी धारा को अपन क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, और प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया? चलिए सबसे पहले बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए हमने अभी बात किया इसका कि प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब देखिए इसमें परिभाषाएं बहुत सारी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों शिखर मान के लिए। किसके लिए? शिखर मान। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे शिखर मान। ठीक, शिखर मान क्या होता है, देखिए अभी हमने समीकरण जो लिखा है बच्चों, समीकरण जो लिखा है, समीकरण हमने क्या बताया, एक मिनट, तो समीकरण बताया है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये समीकरण हमने अभी बताया था। ठीक, इस समीकरण में अगर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों तो I नॉट क्या है, यानी अगर V बराबर भी भाई दोनों साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्यय इसमें धारा और वोल्टता के बीच ही संबंध है बच्चों इस चैप्टर में, तो इसको बराबर लिखेंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम देखेंगे इसमें दो चीज दिख रहा है, तो ये जो चीज होता है I नॉट, इसी को बोलते हैं शिखर मान, तो ये धारा का शिखर मान हो जाता है, और ये जो V नॉट है ये वोल्टता का शिखर मान। अब शिखर मान या इसी को बोलते हैं बच्चों, इसी को आयाम कहा जाता है, या इसी को अधिकतम महत्तम मान कहते हैं। अब ये महत्तम मान होता क्या है, जैसे भी आपने ये ग्राफ बनाया था, आपने ग्राफ में एक चीज देखा बच्चों, जब इस तरह से यानी धारा दिखाई पड़ रही थी, तो हमने ये चीज बताया कि भाई इसमें क्या है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक अर्धचक्र है। तो जिस समय ये धारा, ये समझिए यहां से इसकी जो पीक है, इसी को बोला जाता है अधिकतम मान, ठीक है ना, या इसी को महत्तम मान, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, अधिकतम मान होता है ये। ठीक, जिस समय ये धारा यानी ये इतना और ये पूरा यहां से यहां, तो इसको बोलते हैं न्यूनतम मान।
ठीक। तो भाई अगर प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान पूछे तो हम यही लिखेंगे कि धारा के अधिकतम मान को ही धारा का शिखर मान कहते हैं। और वोल्टता का शिखर मान पूछ ले तो भाई प्रत्यावर्ती वोल्टेज के न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, मतलब सॉरी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान को क्या कहते हैं, शिखर मान कहते हैं। तो चाहे धारा का शिखर मान कहेंगे तो धारा का नाम लेंगे, और उसके बाद अगर वोल्टता का शिखर मान पूछे तो हम वोल्टता का नाम लेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये धारा के शिखर मान के लिए अगर जैसे लिखेंगे तो हम इसकी परिभाषा यही लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे बच्चों कि धारा रुको यार क्या हो रहा है, यही लिखें, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के अधिकतम मान को अधिकतम मान को प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं, शिखर मान कहते हैं। इसी को आयाम भी कहा जाता है बच्चों, शिखर मान कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक। अगर हम देखें भाई, अगर ये कहेगा कि धारा का शिखर मान अगर बोल दिया जाए तो भाई धारा का शिखर मान अगर जैसे नाम ले ले, क्या हुआ मार्कर किधर गया, ये रहा। अगर हम जैसे धारा का शिखर मान बोल दें, ठीक, तो भाई धारा का जो शिखर मान हो जाएगा उसको हम दर्शाएंगे किससे बच्चों, आई नॉट से। और उसके बाद अगर यही बोल दे प्रत्यावर्ती मतलब वोल्टेज का शिखर मान, ठीक, या वोल्टता का, तो भाई वोल्टता का जो शिखर मान होगा, तो वोल्टता का जो शिखर मान होगा उसको किससे दर्शाएंगे बच्चों, तो वोल्टता के शिखर मान को हम दर्शाएंगे V नॉट से। क्लियर हो गया। बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में। तो हमने बताया बच्चों धारा, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के अधिकतम मान को ही कहते हैं शिखर मान। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, शिखर मान। ये चीज हो गया। अब उसके बाद दूसरी हेडिंग देख लेते हैं बच्चों। दूसरी हेडिंग इसमें दूसरी है, एक है कि आवर्तकाल। आवर्तकाल, ठीक, आवर्तकाल किसे कहते हैं वो चीज देखेंगे। देखिए आवर्तकाल होता क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा या फिर वोल्टता, ठीक, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के एक चक्कर पूरा होने में जितना वक्त लगता है। अभी हमने बताया ग्राफ में रसगुल्लों ये चीज है, तो भाई ये यहां से यहां तक आया, तो इसको हमने बोला कि यहां से यहां तक की जो भाई ये धारा चल रही है या फिर वोल्टता, इसको बोला जाता है एक चक्र। तो इस एक चक्र को पूरा होने में, चाहे वो V हो या फिर I हो, प्रत्यावर्ती वोल्टता या फिर धारा के एक चक्र पूर्ण होने में, ठीक, एक साइकिल बोलिए या फिर एक चक्कर पूरा होने में जितना वक्त लगता है रसगुल्लों, उसी को कहते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड होता है। क्लियर हो गया भाई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वक्त लगेगा, तो लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, ठीक, या वोल्टता के एक चक्र पूरा होने में, एक चक्र पूरा होने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, आवर्तकाल कहते हैं, और इसे कैपिटल T से दर्शाया जाता है, आवर्तकाल कहते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, फार्मूला से हो जाएगा T बराबर, तो T बराबर हो जाता है 2 पाई अपान ओमेगा, 2 पाई अपान ओमेगा, ये फार्मूला हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए ये समझ में आया आवर्तकाल। अब अगली जो हेडिंग है बच्चों, अगली जो परिभाषा है वो है, अगली जो परिभाषा इसमें है वो है आवृत्ति, कि आवृत्ति किसे कहते हैं, ठीक, आवृत्ति।
फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि आवृत्ति किसे कहते हैं। देखिए आवर्तकाल में तो हमने ये बताया कि प्रत्यावर्ती धारा या फिर वोल्टता के एक चक्र पूरा होने में जितना समय लगता है वो होता है आवर्तकाल। लेकिन आवृत्ति ये होता है कि मतलब प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता जितने चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक, यानी 1 सेकंड में। उसमें कहा था कि एक चक्कर पूरा होने में जितना समय लगे वो है आवर्तकाल। आवर्त का मतलब पूरा का पूरा, जैसे घड़ी में भाई क्या होता है कि कोई भी सुइयां है पूरा अपना एक चक्कर लगाती है तो वो पूरा एक मतलब एक राउंड होता है, एक साइकिल होता है। लेकिन इसमें यह है कि 1 सेकंड में अब जो धारा है या वोल्टता जितने चक्कर लगा ले 1 सेकंड में, तो वो होता है आवृत्ति। ठीक, तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, ठीक, या वोल्टता 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है, जितने चक्कर पूर्ण करती है उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे आवृत्ति कहते हैं, उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अब आवृत्ति के लिए रसगुल्लों फार्मूला होता है F बराबर 1/T। ठीक, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर 1/, आवर्तकाल। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो F बराबर भाई फार्मूला हो जाएगा F बराबर, देखिए 1/T का मान रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो भाई ओमेगा अपान क्या हो जाएगा? 2π हो जाएगा। क्लियर? यही फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला हो जाएगा। हालांकि इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इसलिए इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, फिर एक और डेफिनेशन है उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक, चलिए बच्चों अब एक और बचा है, इसमें कला है। ठीक, इसके लिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये तो हो ही गया है ना, समझ गए होंगे बच्चों। ठीक, अब इसमें एक चीज और समझना है अपने को, कला। कला क्या है? ठीक, कला देखिए अब फार्मूला जो हमने बताया था, फार्मूला 2 ही बताया बच्चों, ठीक है ना, हमने 2 ही फार्मूला, एक तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी, दूसरा V बराबर लिया था तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये प्रत्यावर्ती धारा का भी है और ये प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए है। तो देखिए होता क्या है, ठीक, कला किसे कहते हैं? तो साइन थीटा के, सॉरी थीटा नहीं, साइन के कोणांक को ही कहते हैं क्या? कला। तो साइन का कोणांक क्या है? इसमें देखेंगे तो ओमेगा टी है भाई, इसमें भी वही चीज है ओमेगा टी। तो हम लिखेंगे बच्चों कि साइन या फिर कॉस को भी लिख सकते हैं, साइन के कोणांक को, साइन के कोणांक को फेस यानी कला कहते हैं। ठीक, कला कहते हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें तो भाई ये जो कला है, इसमें अगर देखें बच्चों तो कला, इसमें कला क्या है? तो ये जो ओमेगा टी है, जो ये ओमेगा टी है, यही इसकी कला को बता रहा है। ठीक है ना, ओमेगा जो टी है ये क्या है? इसके फेस बोले तो कला को प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया? चलिए इतना आपको अच्छे से याद रखना है, शिखरमान, उसके बाद आवर्तकाल, आवृत्ति और फिर कला, ये तो एकदम आपको अपने माइंड में ऑल टाइम रखना है बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है? ये बेहद लाजवाब है, यूं समझिए कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल
मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का व्यंजक निकालना है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो भाई ये हेडिंग में ही पूरी परिभाषा है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, देखिए परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के, तो भाई प्रत्यावर्ती धारा चलिए हमने मान लिया प्रत्यावर्ती धारा है तो ये आई ले लिया, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा है तो आई, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग तो इसका वर्ग कर दिया, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान तो इसका भाई ऊपर बार लगा दिया तो इसको औसत मान कहते हैं या माध्य मान कहते हैं। तो औसत मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं बच्चों? तो ये कहते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी इसको दर्शाते हैं RMS लिखा जाता है। तो RMS का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर। ठीक, रूट का मतलब है वर्ग यानी वर्गमूल से संबंधित है, मीन का मतलब माध्य, ठीक, स्क्वायर का मतलब ये इसका वर्ग, ठीक, रूट का तो ये वर्गमूल है। समझ में आया? तो ये हो जाता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये चीज, और यही चीज अपने को प्रूव करना है। बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होगी, समाकलन से भी इसको प्रूव करते हैं, बट आज हम जो तरीका बताएंगे ना उसमें कोई समाकलन वगैरह नहीं होगा, एकदम चुटकियों में एकदम मक्खन एकदम हलवा हो जाएगा। क्लियर बच्चों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम एकदम नए तरीके से इसको आपको सिखाएंगे। ठीक, चलिए तो देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करना है। तो भाई निगमन के लिए लिखेंगे IRMS बराबर, ये आपको दिख रहा है फार्मूला, भाई ये फार्मूला हमने बताया ना, एक बार उतार लेते हैं। तो ठीक, I स्क्वायर है, बार है, बट हमको मालूम है बच्चों एक चीज, हमें पता है चूंकि I बराबर होता क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? ये भाई फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला हम इस पर पुट कर देंगे। तो हम जब लिखेंगे भाई इस पे जब हम वैल्यू रख देंगे बच्चों तो हो जाएगा IRMS बराबर ये रूट में, तो I के स्थान पे I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, साइन ओमेगा टी ये समझिए पूरे का स्क्वायर है और उस पर ऊपर से बार लगा हुआ है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? तो इसको लिख सकते हैं, एक मिनट देखिए, तो IRMS बराबर, यहां पर अगर हम इसको लिखेंगे बच्चों और तोड़ेंगे तो ये I नॉट स्क्वायर हो गया और उसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। क्लियर? अब इस पे पूरे पे क्या लगा है बच्चों? तो पूरे पे लगा है बार। ठीक, एक मिनट, ये पूरे पर बार लगा है। ठीक, I स्क्वायर और उसके बाद ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये पूरे पर बार लगा है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों? इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, देखिए रूट में I नॉट स्क्वायर। ठीक, इसको हम बाहर रख लेते हैं। अब यहां पर बचा क्या है आपका? ये बचा है पूरा का पूरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अब इसके बराबर एक फार्मूला होता है बच्चों cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिएगा, तो इसको हम अगर -2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे बच्चों तो ये जो प्लस में इधर आ जाएगा माइनस, तो -1 + 2 cos थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बच्चों इसको केवल साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो भाई ये गुणा हो जाएगा, जो माइनस है प्लस, जो प्लस है वो माइनस, तो 1 माइनस 2 cos थीटा और बाई ये जो नीचे है 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा के रूप में ये चीज हमें कुछ चीज मिल गया है ना। जहां साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, हमको ये चीज मिल गया, उसके स्थान पे ये हम पूरा का पूरा पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों IRMS बराबर, यहां से लिख देंगे बच्चों, ये चीज तो हमने बताया ना कि इसको बाहर रखेंगे, I नॉट स्क्वायर है,
ठीक, बार में। और उसके बाद इतना पूरा का पूरा हम लिख देंगे क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा, 2 थीटा के स्थान पे समझ लो ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी हमने रख दिया, और बटे का कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर, ये बटे का बच्चों 2 हो गया। अब आगे लिखेंगे इसको क्या, IRMS बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, बार में ये I नॉट स्क्वायर है, I नॉट स्क्वायर। अब उसके बाद बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक चीज ये तो समझ में आ गया। अब चूंकि हमें मालूम है, चूंकि बच्चों चूंकि cos 2 ओमेगा टी बराबर 0 होता है। अब कहेंगे क्यों होता है, चलिए वो भी बताते हैं। देखिए बच्चों, जब भी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की बात करें तो एक हमने बताया कि ये एक पूरा चक्र होता है। पूरा एक चक्र में धारा का जो माध्य मान होता है, औसत मान होता है, पूरे एक चक्र के लिए वो 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक चक्र है। ये क्या है, ये पूरा एक चक्र के लिए इसका मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे 0 कैसे होगा बच्चों, जैसे पहले आधे चक्र में मान लेते हैं प्लस का 4 एम्पियर धारा है, दूसरे आधे चक्र में -4 एम्पियर की धारा। अगर हम पूरे एक चक्र में धारा का मान पूछेंगे तो भाई क्या होगा, 0 ही तो होगा ना, +4 -4 0 हो जाएगा। तो एक चक्र के लिए, तो भाई पूरे एक चक्र के लिए जो धारा का ये यानी cos 2 पाई मतलब 2 ओमेगा टी का मान कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहां ये चीज आप अच्छे से समझ लेना, आपको ये चीज बेहद जरूरी है। चूंकि हम लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिख सकते हैं कि एक चक्र के लिए एक पूरे चक्र के जो लिए क्या होता है, हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी बराबर 0। ये पूरे एक चक्र के लिए होता है, एक चक्र के लिए ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहां पर 1 माइनस 0 रखेंगे, अर्थात केवल और केवल 1/2 ही बचेगा, है ना, क्योंकि 1 माइनस 0 तो भाई 1 में से 0 गया केवल 1, और 1/2 ये चीज है। ठीक, ये चीज है बच्चों। अब देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, IRMS बराबर लिख सकते हैं कि रूट में लिख सकते हैं कि I नॉट स्क्वायर बार में, और बाई का 2 है। ठीक, और जब हम बार वगैरह यानी बाहर जब इसको निकालेंगे बच्चों, तो जब बाहर इसको निकालेंगे, ठीक, जब हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, IRMS बराबर इसको बाहर निकालेंगे तो भाई ये बाहर निकलेगा वर्ग, यानी गायब हो जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, I नॉट बच जाएगा। ठीक, और ये 2 को बाहर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा √2, और यही क्या है, IRMS, यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक है। ठीक है ना, यही क्या हो जाता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान व्यंजक है। या फिर इसी को इसी तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, इसको मतलब आप जो ये लिखे हैं इसको ऐसे भी, या फिर इसी को लिख सकते हैं मान रख करके कि IRMS बराबर I नॉट बाई √2 का मान 1.414 रख दीजिए, या उसको काट करके I नॉट इंटू का जो भी कट के आता है 0 पॉइंट समथिंग में जो कुछ भी रहेगा वो चीज भी लिख सकते हैं। लेकिन मेन जो फार्मूला है वो आपका यही है। ठीक, यही क्या हो जाता है, धारा प्रत्यावर्ती धारा मतलब धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक, थोड़ा यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई हुआ है, वही चीज आपको याद रखना है, और इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक, हमने क्या बताया कि इसी के मदद से ये हमने I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, स्क्वायर कर दिया, ये बार लगा है लगा दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसके स्थान पे हमने इसको कैसे रखा वो चीज हमने बताया है। फिर उसके बाद क्या किया, IRMS बराबर ये पूरे एक चक्कर के लिए
इतना याद रखना कि एक पूरे चक्कर के लिए धारा का जो माध्य मान होता है या फिर औसत मान, ठीक, ये पूरा जो माध्य मान या औसत मान होता है वो 0 होता है। तो हमने यहाँ पर 0, 1 माइनस 0 का मतलब 1 ही होगा भाई, 1 में 0 घटाओगे 1 ही, 1/2 हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। अब भाई इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ठीक है ना, यानी इसको करड़ी से बाहर निकाल रहे हैं, समझ लो ये √2 है, और उसके बाद ये जो है इसको हम बाहर निकाल रहे हैं, तो ये चीज बन गया, ठीक। इसको हालांकि बाहर निकालने की जरूरत है नहीं, ये तो भाई √2 में है ही, और I0² है तो बाहर निकालेंगे तो केवल I0 बचेगा। तो इस तरह से हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लो, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? देखिए फार्मूला इसमें बेहद जरूरी है। देखिए अगला टॉपिक है प्रेरकी प्रतिघात तथा धारिती प्रतिघात क्या है, ठीक। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है। देखिए प्रेरकी यानी प्रेरक की बात कर रहा है, प्रेरण, और धारिती यानी धारिता संधारित्र की। प्रेरकी प्रतिघात, प्रतिघात का मतलब प्रतिरोध है, बाधा। तो ध्यान से समझना, प्रेरकी प्रतिघात में सबसे पहले देखेंगे कि प्रेरक प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरक द्वारा लगाया गया एक अवरोध होता है, एक बाधा होता है या एक प्रतिरोध होता है, ठीक। और इसको बच्चों दर्शाते हैं XL से। तो XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, XL बराबर ओमेगा इंटू एल, ये आपका फार्मूला हो जाता है, ठीक। XL बराबर ओमेगा एल। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक और रूप से लिख सकते हैं बच्चों, तो वो है XL बराबर ओमेगा के स्थान पे 2πf इंटू एल, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ओमेगा बराबर, फार्मूला बताया था कि F बराबर जो ओमेगा अपान 2π आवृत्ति, सबसे पहले जो परिभाषा में, तो ओमेगा बराबर 2πf यहां से आ जाएगा। तो वही चीज ओमेगा के स्थान पे, तो इसको हम XL, जहां पे XL क्या है, ठीक, हर एक चीज को जानना बेहद जरूरी है बच्चों। XL क्या है? तो XL है आपका प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात है या प्रेरकी प्रतिघात है। अब इसमें बच्चों अगर हम देखेंगे तो भाई XL क्या है? तो ये प्रेरण प्रतिघात के लिए है। तो प्रेरण प्रतिघात भी न्यूमेरिकल में निकालने को पूछा जाता है। L क्या है? तो L क्या है? आपका प्रेरण है, ठीक है ना, जो प्रेरक है। और F क्या है? तो ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है, ठीक। चलिए अब अगला है बच्चों, अगला है कि धारितीय प्रतिघात क्या है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र द्वारा लगाया गया जो अवरोध होता है उसे कहते हैं धारितीय प्रतिघात। और धारितीय प्रतिघात को XC से दर्शाया जाता है। XC बराबर होता है बच्चों 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C हो जाता है फार्मूला, ठीक। XC बराबर 1/ओमेगा C। C का मतलब यहां संधारित्र है, ये L का मतलब यहां प्रेरकत्व की बात कर रहा है, यानी प्रेरक की। या फिर इसको भी एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी बच्चों लिख सकते हैं हम XC बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा बराबर वही चीज बताया 2πf इंटू C। इस तरह से भी इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये रहा धारितीय प्रतिघात और प्रेरकी प्रतिघात। ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर याद रखना, ठीक। और इसीलिए बच्चों हम इसको शॉर्ट में देख रहे हैं, क्योंकि ये सब परिभाषा इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इसमें ज्यादातर आपका न्यूमेरिकल ही पूछता है, अदरवाइज लॉन्ग में ट्रांसफार्मर तो भाई पड़ा हुआ ही है, या फिर आपका अब की बार प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी आ गया है। तो ये चीज, ठीक, अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग में केवल ये है, या फिर जो भी डेरिवेशन देखा और एक डेरिवेशन आगे देखेंगे वो, ठीक। बाकी और इसमें कुछ ज्यादा मतलब डेफिनेशन परिभाषा वाली चीजें नहीं, ज्यादातर न्यूमेरिकल ही बनते हैं। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलआर परिपथ या आरएल परिपथ और एलसीआर परिपथ। और ये दोनों परिपथ बच्चों हमने इसलिए रखा है कि ये जो परिपथ हैं, इन परिपथ पर न्यूमेरिकल आपके बहुत ही बनते हैं। इस परिपथ पर बच्चों आपके न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा बनते हैं। तो दोनों में कंपेयर यहां पर हम दोनों के लिए लिखेंगे क्या? प्रतिबाधा, प्रतिघात, ठीक, और उसके बाद कलांतर, ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहले एलआर परिपथ में बात करें तो एलआर परिपथ की इधर देखिए, सबसे पहले बच्चों देखेंगे एलआर परिपथ की। एलआर परिपथ में प्रतिघात, प्रतिघात, तो प्रतिघात के लिए भी फार्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चों। एक्सएल, एक्सएल बराबर जो होता है बच्चों, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, ये फार्मूला, ठीक। या फिर जरूरत पड़ने पर हमने बताया ना, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, वो भी आप रख सकते हो। तो ये एक्सएल बराबर फार्मूला हो जाता है, ठीक, एक्सएल बराबर। दूसरा अगर हम बात करें बच्चों इसके लिए जो प्रतिबाधा है, ठीक, प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा इसके लिए जो फार्मूला हो जाता है, तो प्रतिबाधा के लिए Z बराबर होता है एक्सएल माइनस आर स्क्वायर, ठीक, प्लस का एक्सएल का स्क्वायर, ये हो जाता है प्रतिबाधा, ठीक। इसकी मदद से हम एलआर परिपथ की प्रतिबाधा मतलब प्रतिबाधा निकालते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों कलांतर की, कलांतर कैसे निकालते हैं? तो कलांतर के लिए निकालते हैं tan थीटा बराबर, tan यहां पे फाई होता है, tan फाई बराबर हो जाता है बच्चों एक्सएल अपान आर, ठीक। ये फार्मूला हो जाता है, इस फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं कलांतर। तो ये एलआरएल मतलब परिपथ के लिए या एलआर परिपथ के लिए प्रतिघात, प्रतिबाधा, कलांतर, तीन चीज बेहद ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहां एक्सएल बराबर ओमेगा एल जैसी जरूरत हो वो आप मतलब मान रख करके निकाल पाएंगे। अब हम आते हैं एलसीआर परिपथ में, ठीक है ना, एलसीआर परिपथ में, क्योंकि ये अभी तक क्या देख रहे थे हम, तो ये था बच्चों, ये आपका आरएल परिपथ था, ठीक। अब है एलसीआर। एलसीआर में अगर हम बात करें तो एलसीआर के लिए, ठीक, एलसीआर इसमें सी भी जुड़ा होता है, तो इसमें धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, तो धारितीय प्रतिघात होता क्या है? तो इसमें धारितीय प्रतिघात जो होता है बच्चों वो होता है एक्स सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी, ठीक। अभी इसका डेरिवेशन भी देखेंगे डोंट पर, आप परेशान मत रहिए। ये हम एक फ्रेम में इसलिए लिखा रहे हैं कि आपको तकलीफ ना हो जब भी आप बैठे, चाहे अभी आप देख रहे हो या फिर एग्जाम के दिनों में, तो आप इजिली एक बार में यूं ही सरसरी निगाह से आपको एक ही फ्रेम में सब फार्मूला मिल जाए और आप परेशान ना रहें, इसलिए हम लिख रहे हैं। क्योंकि बच्चों वन शॉट में डीपली जाने का कोई मतलब है नहीं, बाकी इसका डेरिवेशन तो हम करवाएंगे ही, बता रहे हैं। अब ये हो जाता है धारितीय प्रतिघात। और प्रतिबाधा, इसमें प्रतिबाधा के लिए क्या होता है, ठीक, इसमें प्रतिबाधा के लिए क्या होता है बच्चों, तो इसमें प्रतिबाधा के लिए Z बराबर होता है, Z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक। ये इसमें प्रतिबाधा का फार्मूला होता है, ठीक। इस तरह से हम निकालते हैं इसमें प्रतिबाधा। और उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, तो नेक्स्ट है कलांतर। क्या है? नेक्स्ट कलांतर है। तो कलांतर के लिए क्या होता है, तो कलांतर के लिए बच्चों होता है tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी अपान का आर।
ये हो जाता है कलांतर। ठीक, यानी इस फार्मूले की मदद से हम बच्चों निकालते हैं कलांतर। ठीक, या फिर इसी फार्मूले को हमने बताया ना कि जो मतलब मेन फार्मूला होता है, जो मेन फार्मूला होता है ऐसे, यानी tan फाई बराबर हम निकाल सकते हैं क्या, एक्सएल के स्थान पे होता है ओमेगा एल, एक्ससी के अपान 1 ओमेगा सी, ये एक्ससी के स्थान पर। ठीक, एक्सएल का मान तो ओमेगा इंटू एल और एक्ससी का मान 1 ओमेगा सी, तो अपान नीचे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूले की मदद से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, कलांतर। ठीक, इस तरह से हम कला का अंतर यानी कलांतर निकाल सकते हैं। तो याद रखना, ये है आपका एलआर परिपथ, ये एलसीआर परिपथ, दोनों के लिए भाई प्रतिघात के लिए और हम प्रतिबाधा के लिए फार्मूला क्या होता है और कलांतर के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका धारती प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, प्रतिबाधा, कलांतर या एक और चीज होता है शक्ति गुणांक। ठीक, चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। अगर शक्ति गुणांक भी पूछ लिया जाए, 1 मिनट तो वो भी थोड़ा देख लीजिए। अगर पूछ ले शक्ति गुणांक, ठीक, तो शक्ति गुणांक के लिए क्या होता है बच्चों, शक्ति गुणांक के लिए होता है cos फाई बराबर, शक्ति गुणांक के लिए होता है cos फाई बराबर R अपान जेड। ठीक है ना, शक्ति गुणांक के लिए होता है R अपान जेड। ठीक, इस तरह से मतलब शक्ति गुणांक निकाला जाता है। अब शक्ति गुणांक जेड भाई वो तय करेगा मतलब कौन सा परिपथ है, एलआर होगा तो इस वाले जेड का मान निकालेंगे, एलसीआर होगा तो इस वाले जेड का मान निकालेंगे। चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक है बच्चों एलसीआर परिपथ में वोल्टता, प्रतिबाधा व कलांतर। ये कालांतर लिखा हुआ है तो कलांतर है, कालांतर पर मत जाइएगा। ये भी बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद क्या, ये 5 नंबर में जरूर पूछा जाता है हर साल। अब किस सेट में आ जाए भाई ये तो नहीं पता, लेकिन पूछा जरूर जाता है। देखिए बच्चों एलसीआर परिपथ है क्या, एलसीआर सर्किट है क्या, सबसे पहले वो जान लो। तो ऐसा परिपथ, ठीक है ना, ऐसा परिपथ, ठीक, परिभाषा लिखना चाहेंगे थोड़ा लिख सकते हैं, ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरक या प्रेरक कॉमा करके उसके बाद संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो ऐसे मतलब हम बात करें परिपथ को कहा जाता है एलसीआर परिपथ। जैसे एक परिपथ बनाते हैं बच्चों, पहले समझिएगा। ठीक, एक हम परिपथ तैयार करते हैं, जैसे ये एक परिपथ, ठीक, एक परिपथ है अब जहां यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो, ठीक, या प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो ये क्या है, एल है, ये क्या है, सी है, ठीक, ये सी है बच्चों, और ये क्या है, आर है। हमें पता है कि भाई अगर श्रेणी क्रम में ये सब जुड़े हैं, किस क्रम में, अगर श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में बच्चों धारा समान बहती है। प्रतिरोध वाले चैप्टर में भी आपने ये बखूबी पढ़ा है, ठीक, कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसमें जो धारा है एक ही धारा यानी एक समान धारा सभी सिरों में बहेगी, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल होगा बोले तो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। मान लेते हैं बच्चों इसके सिरे का बीच का मतलब जो विभवांतर है वो क्या है, VL है, इसके है
तो वो क्या है, VC है। इसके सिरों के बीच क्या है, वो है VR है। ये अलग अलग विभवांतर हो जाते हैं। ठीक, अब लिखेंगे, अब हम लगाएंगे ओम का नियम। ठीक, लिखेंगे बच्चों ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या कहता है बच्चों, ओम का नियम होता है बच्चों V बराबर I इंटू R। तो ओम के नियम से सबसे पहले हम निकालेंगे इसके सिरे का विभवांतर कितना है। ठीक, ये मान लेते हैं बच्चों कोई वोल्टता, ठीक, मान लेते हैं कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण है। ठीक, स्रोत है, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t है। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या बताया बच्चों, यहां से लिखेंगे तो भाई ये VL, ये क्या है, प्रेरकत्व के सिरे के बीच का जो विभवांतर है I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर फार्मूला होता है, लेकिन यहां पर L है तो भाई ये XL। ठीक, ये प्रतिरोध के ही तुल्य होगा इसमें, तो ये हमने निकाल दिया किसके स्थान पर, ये V इंटू L। इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, मान लेते हैं कि VC, ठीक, यानी संधारित्र के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा VC बराबर I इंटू XC हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से बच्चों हम निकाल लेंगे किसके, R। ठीक, R के सिरों के बीच का विभवांतर, तो ये I इंटू R, ये तो I इंटू R ही रहेगा इसमें। ठीक, XR नहीं होगा क्योंकि ये तो प्योर ओम का ही नियम है। तो ये आपके सामने सब वैल्यू, यानी ये क्या है, वोल्टता के लिए यानी निकल गया। ठीक, यानी प्रत्येक सिरों के बीच का विभवांतर निकल आया। प्रेरक के सिरे को का विभवांतर हो गया धारिता के, ठीक, यानी संधारित्र के सिरे का विभवांतर, उसके बाद रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर निकल आया। अब हम बच्चों देखिए, अब हम एक ग्राफ खींचेंगे, उस ग्राफ को ध्यान से समझना। ठीक, हमने भी बताया ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ में बच्चों ये जो, ठीक, इस ग्राफ में अगर हम देखें ध्यान से तो हमने बताया कि भाई ये क्या है आपकी, जैसे ये मान लेते हैं कि इधर का जो विभवांतर वो V इंटू आर लग रहा है, धारा I है, और उसके बाद मान लेते हैं कि ये अग्रगामी विभवांतर है, तो ये क्या है, VL। ठीक, और नीचे पश्चगामी ये क्या है, VC है। ठीक, यानी प्रेरकत्व को दर्शा रहा है, ये VC यानी संधारित्र की धारिता। तो इसका अगर हम परिणामी विभवांतर निकालेंगे बच्चों, तो परिणामी विभवांतर तो VL माइनस VC, यही तो परिणामी विभवांतर निकलेगा। और उसके बाद जब हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक, यानी इधर वृद्धि होगी इधर भी, दोनों के बीच में बच्चों अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ध्यान से समझना, ये फाई कोण बनाता है। ठीक, ये विभवांतर को दर्शाएगा, और इसको अगर हम मिला देते हैं, ठीक, तो ये वही चीज है, यानी परिणामी विभवांतर VL माइनस VC है। और ये क्या है, तो भाई ये लंबवत होंगे एक दूसरे को, कि ये 90 अंश का कोण बन गया। तो इस ग्राफ की मदद से अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, तो बच्चों लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्या लिखेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है बच्चों कर्ण पे बना वर्ग। कर्ण बोले तो ये क्या है, तुल्य विभवांतर को दर्शा रहा है। तो कर्ण पे जो बना वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं यानी लंब, लंब का मतलब क्या हो गया बच्चों, VL माइनस VC। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार क्या है, तो VR है, आधार का वर्ग। ठीक, ये चीज हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसको गौर से समझिए, इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बराबर, अब VL बराबर क्या है, हमने I इंटू XL रख लिया है, माइनस का VC बराबर क्या है, I इंटू XC, ये पूरे का स्क्वायर है, और प्लस का क्या है, V इंटू आर, मान इसका भी रख देते हैं, तो ये I इंटू आर है, तो हो गया I इंटू आर, ये पूरे का स्क्वायर। ठीक, अगर इसको हम सही से लिखेंगे बच्चों, तो ये चीज भाई क्या है, बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये I स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये XL माइनस XC। ठीक,
XL माइनस क्या हो गया XC, ये पूरे का स्क्वायर हो गया और प्लस का इसमें भी बच्चों हम I स्क्वायर और R स्क्वायर अलग अलग कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा, है ना। ठीक, यहां पर स्क्वायर है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना, इसको लिख सकते हैं बच्चों। देखिए अब यहां पर हम v बराबर जब लिखेंगे तो हम पूरे का कर्ड लगा देंगे, तो ये आई स्क्वायर इसमें है, आई स्क्वायर इसमें, कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो इसको सही से लिख दीजिए, यानी आर स्क्वायर पहले लिख दीजिए, तो ये हो गया आर स्क्वायर और उसके बाद प्लस का क्या हो गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, यानी हमने इसमें क्या है आई स्क्वायर बाहर निकाल लिया। अब इसको जब बाहर निकाल लेंगे एकदम से तो ये हो जाएगा v बराबर आई हो जाएगा, तब ये रूट लगेगा, तो आई जो है बच्चों बाहर निकाल करके इसके नीचे कर देते हैं, यानी v अपान आई कर देते हैं। समझ में आ रहा ना, ये चीज हम बाहर निकालेंगे, आई स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ओनली आई बचेगा और आई को इसके नीचे लाकर भाग लगा दिए हैं। तो यहां पर जो बचा बच्चों वो बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया। अब उसके बाद गौर से अगर हम देखेंगे, भाई देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा बच्चों। ये चीज देखिए कुछ नहीं करना है, ये अग्रगामी विभवांतर यानी और है ये पश्चगामी। ठीक, यानी ये क्या है आपके प्रेरक को दर्शा रहा है, ये क्या है संधारित्र का विभवांतर, और ये क्या है ओम के नियम के अनुसार ये क्या है रेजिस्टेंस में विभवांतर। तो इस तरह से हम दोनों के बीच में परिणामी विभव बराबर होता ही, दोनों के बीच परिणामी विभव लिखेंगे तो VL माइनस VC ये परिणामी विभव है। फिर उसके बाद अगर यहां से हम ग्राफ खींचते हैं एक सरल रेखा में तो ये तुल्य विभवांतर को दर्शाएगा और उसके बाद ये फाई के बीच कोण बन रहा है। ठीक, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाने की जरूरत है। फिर उसके बाद बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, देखिए इसके बाद हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो v अपान आई, वैसे तो r बराबर v अपान आई होता है, लेकिन r यहां ना लिख करके यहां पर हम लिखेंगे z, चूंकि लिखेंगे v अपान आई बराबर r होता है और जो r है वो तुल्य होता है z के, इसलिए बच्चों हम z बराबर v अपान आई मान लेंगे। ठीक, तो इस हिसाब से ये जो फार्मूला फिर बन जाएगा, इसके स्थान पे z हो जाएगा बच्चों, और z बराबर रूट में क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस कोष्टक में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, यही क्या हो जाएगा डेरिवेशन हो जाएगा, यानी यही जो है LCR परिपथ के लिए क्या हो जाएगा व्यंजक हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। केवल क्या है हमने LCR सर्किट बनाया, उसके बाद VL, VR, VC के बीच एक ग्राफ खींचा और ग्राफ में एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज का निर्माण हुआ बच्चों, और उसी त्रिभुज के निर्माण से हमने क्या किया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम का प्रयोग और पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हमने प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिया, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस इतना ही है। तो सबसे पहले इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को। हो गया बच्चों, चलिए तो ये है सबसे पहले, भाई ये वोल्टता के लिए निकल गया है ना, वोल्टता के लिए। अब हम निकालेंगे बच्चों प्रतिबाधा, फिर सॉरी प्रतिबाधा भी निकल गया है, अब कलांतर। तो देखिए कलांतर के लिए क्या होगा, चलिए कलांतर निकालेंगे, कलांतर। ठीक, देखिए कलांतर के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। फार्मूला क्या होता है बच्चों, tan थीटा बराबर tan फाई बराबर, इसको भाई कलांतर को फाई से दर्शाते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अभी जो हमने ग्राफ खींचा था इस तरह से, तो ये VL को दर्शा रहा था, ये VC को दर्शा रहा था, ये VR को दर्शा रहा था। ठीक, VR। अगर हम उसके बाद हमने ये बताया था, तो ये चीज हमने V माना था, ये जो है VL माइनस VC परिणामी विभवांतर है बच्चों।
ठीक, और नीचे का ये है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो tan फाई बराबर, तो लंब क्या है बच्चों, तो लंब वही तो है, यानी वी एल माइनस का वी सी अपान आधार क्या है, तो आधार v इंटू आर, यानी वी आर, वी सफिक्स आर इसको पढ़ते हैं। ठीक, ये चीज है बच्चों। अब उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखिएगा। ठीक, लिखेंगे tan फाई बराबर x, ये वी एल बराबर होता है बच्चों एक्स एल, एक मिनट, एक्स एल अभी नहीं रखेंगे, v इंटू एल बराबर आई इंटू एक्स एल, ठीक, माइनस v इंटू सी बराबर आई इंटू एक्स सी, जो हमने परिणाम मतलब विभवांतर निकाला था, अपान का हो जाएगा वी आर बराबर आई इंटू आर लिखा था। कॉमन क्या है बच्चों, तो tan फाई बराबर कॉमन आई है, तो ऊपर हो गया एक्सएल माइनस एक्स सी और नीचे आई इंटू आर, तो भाई आई से आई कैंसिल हो गया, तो tan फाई बराबर क्या बचा बच्चों, एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। यही हमारा मेन फार्मूला हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा मेन फार्मूला हो जाएगा कलांतर के लिए। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, या करके हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, tan फाई बराबर एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल माइनस एक्ससी बराबर 1 अपान ओमेगा इंटू सी। ठीक, और ये मेन बटा और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, तो ये हो जाता है कलांतर के लिए व्यंजक। ठीक, कलांतर लिए, बाकी शक्ति गुणांक हो जाए तो हमने शक्ति गुणांक के लिए बताया ही है कि किस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक फटाक से। देखिए अगले टॉपिक क्या है अगला, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बच्चों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में भी आया था, 21 में भी, 22 में भी। क्वेश्चन है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं और अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए अनुनादी आवृत्ति होता क्या है, ध्यान से समझना। वह स्थिति जिसमें प्रेरण प्रतिघात धारिती प्रतिघात के बराबर होता है, तो उस स्थिति में अनुनादी आवृत्ति, उस स्थिति में जो आवृत्ति होती है वो अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। बस इतना याद रखना बच्चों कि जब यानी जिस न्यूनतम आवृत्ति के लिए प्रेरण प्रतिघात धारिती प्रतिघात आपस में बराबर हो जाएं, उस आवृत्ति को कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे हम अनुनाद की स्थिति में, क्या लिखेंगे, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में। तो अनुनाद की स्थिति में होता क्या है, वही चीज हमने बताया कि जो XL होता है वो XC के बराबर होता है। अब XL बराबर बच्चों हमने बताया था फार्मूला ओमेगा इंटू एल, XC बराबर ओमेगा मतलब 1 अपान ओमेगा इंटू सी, ये चीज होता है। अब यहां से अगर हम इसको देखेंगे बच्चों, तो ये चीज इधर ले जाइए, तो ये ओमेगा जब यहां लाएंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया बराबर 1 अपान, इसको नीचे लाइए ना, एल यहां लाइए तो ये हो जाएगा एल सी, 1 अपान एल सी। या फिर हम ओमेगा बराबर कहेंगे तो भाई ओमेगा बराबर जब लिखेंगे तो ये 1 अपान ये रूट में एल इंटू सी हो गया, रूट में। अब चूंकि ओमेगा बराबर होता क्या है बच्चों, ठीक है ना, देखिए ओमेगा बराबर, चूंकि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ ये होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, इसलिए ओमेगा के स्थान पे हम 2 पाई एफ रखेंगे बच्चों बराबर 1 अपान रूट में एल सी। ठीक, या फिर हम लिखेंगे क्या, एफ बराबर, क्योंकि हमें चाहिए अनुनादी आवृत्ति, तो एफ बराबर हो जाएगा 1 अपान, ठीक, 1 अपान 2 पाई और रूट में एल सी, ठीक, एल सी। और यही क्या हो जाएगा, अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक,
बेहद सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। तो हमने बताया कि वह स्थिति जिसमें प्रेरण प्रतिघात ठीक धारती प्रतिघात के बराबर हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जो आवृत्ति है वो अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर लिखेंगे करनी में चला जाएगा ये चीज, चूंकि ओमेगा बराबर 2πf, देन 2πf बराबर ये चीज हो जाएगा बच्चों। तो f बराबर करेंगे ये हमारा व्यंजक निकल आएगा। ठीक, चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। हालांकि इसमें 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है ट्रांसफार्मर। पहला क्या है बच्चों, चलिए बताते हैं। तो इसमें 2 और इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है बच्चों ट्रांसफार्मर, ठीक, ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर ये 5 नंबर में पूछा जाता है, अगर आएगा तो 5 नंबर में। दूसरा आपकी अब इसमें है बच्चों आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये टॉपिक भी लॉन्ग है। ये भी अगर आएगा तो डायरेक्टली 5 नंबर में आएगा। और इन दोनों वीडियो को, ठीक, इन दोनों वीडियो को अगर इसको भी हम ऐड करते तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। हम नहीं चाहते कि आप थोड़ा मतलब ऊब जाएं, ठीक। इसलिए बच्चों अगर इस वीडियो को मतलब इसको भी अगर आप नहीं तैयार करते हैं तो थोड़ा धोखा हो सकता है। इसलिए अगर इसको देखना है बच्चों, तो हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं और आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि चलिए काम हो जाएगा बाद में, नहीं, इतना ज्यादा आसान तरीके से बताया है कि भाई आप अगर एक बार देखेंगे दोबारा लाइफ में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कुछ भी ना तो रट्टा मारना है, ना तो इसमें कुछ इधर उधर आपको दिमाग लगाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है बच्चों, इसको भी यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी डायनमो को भी और साथ ही ट्रांसफार्मर को भी। तो दोनों के दोनों वीडियो की लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहां पर आप जाकर के देख लीजिएगा। ओके, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। और एक बात और, इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है। अगर आप बोलेंगे तो हम इसकी न्यूमेरिकल के भी मतलब एक वीडियो लाएंगे। वैसे हमने न्यूमेरिकल करवाया है, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करते हैं इस वीडियो में इसके चैप्टर मतलब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए, तो हम इसकी भी एक 1 शॉट में लंबी वीडियो लाएंगे ताकि उसमें सारे न्यूमेरिकल को देख सकें, अगर आप कमेंट करते हैं तो मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।